हेलो माय डियर एलपीयू फ्रेंड्स। आज हम CHE 110 यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की एक कंप्लीट कोर्स लेकर आ गए हैं, प्लेलिस्ट लेकर आ गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम यूनिट 1। इस वीडियो में हम यूनिट 1 के बारे में समझेंगे। ठीक है जी। तो हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ही ये वीडियोस बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा यूनिट 1, इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। प्लीज़ आप वीडियो के एंड तक बने रहें और मैं आपको बहुत ही डीपली ये टॉपिक सारे एक्सप्लेन करूँगा, सारे यूनिट्स एक्सप्लेन करूँगा, पूरी प्लेलिस्ट बनेगी। ठीक है जी। तो आप प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस देखते रहें और सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच। देखिए, इन्वायरमेंट की कॉइनेज और मीनिंग। इस पैराग्राफ में पूरा इन्वायरमेंट का इतिहास बताया है कि इन्वायरमेंट को किसने नेम दिया। ठीक है। और इन्वायरमेंट का शब्द जो है कहाँ से बना। ठीक है। ये कौन सा एक क्या क्या कौन सा कैसे ये सब्जेक्ट एक बना। ठीक है। तो ये आप अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ सकते हैं। पहले ही बोला मैंने, ये वीडियो एग्जाम ओरिएंटेड होएगी, तो सीधा हम वो बातें ही पढ़ेंगे जो हमें एग्जाम के लिए याद रखनी है। डेफिनेशन पढ़ते हैं। द टर्म इन्वायरमेंट यूज टू डिस्क्राइब द in the aggregate all the external forces, influences, conditions which affect the life and natural behavior and the growth, development and maturity of living organism। सारी वो एक्सटर्नल फोर्सेस, इन्फ्लुएंसेस, कंडीशन जो हमारे नेचुरल बिहेवियर को इफेक्ट करती है और ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेच्योरिटी को इफेक्ट करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उसको इन्वायरमेंट कहा गया है। ठीक है जी। फिर दूसरी एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन्वायरमेंट रेफर करती है सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल कंडीशंस। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है मोस्टली कि इन्वायरमेंट सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल कंडीशंस को कहा जाता है विच सराउंड अ मैन एट अ गिवन पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम। ठीक है जी। एक और परिभाषा पढ़ते हैं। द इंटायर रेंज ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एक्टिंग ऑन ऑर्गेनिज्म बोथ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एंड अदर ऑर्गेनिज्म। इन फोर्सेस को, नेचर की फोर्सेस को जो एक व्यक्ति के आजू बाजू में होती हैं, इसको भी इन्वायरमेंट कहा गया है। टोटल इन्वायरमेंटल सिस्टम इंक्लूडिंग नॉट ओनली बायोस्फीयर के अलावा भी बट ऑल्सो हैज़ इंटरेक्शन विद नेचुरल एंड मैन मेड सराउंडिंग। बायोस्फीयर के अलावा नेचुरल और मैन मेड सराउंडिंग के साथ भी जो हमारी इंटरेक्शंस होती हैं, उसको भी इन्वायरमेंट कहा गया है। ठीक है जी। तो डेफिनेशंस एक बार और से गो थ्रू करते हैं। इन्वायरमेंटल इज अ कम्प्लेक्स ऑफ मैनी वेरिएबल विच सराउंड मैन एज वेल एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। आदमी को भी सराउंड करती हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी जो चीज़ें सराउंड करती हैं। ठीक है। इट्स अ कम्प्लेक्स ऑफ मैनी वेरिएबल्स, उसको इन्वायरमेंट कहते हैं। एवरीथिंग दैट सराउंड एंड अफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। एक और डेफिनेशन। It is a sum of total of all social, ecological, biological, physical and chemical factors which constitute the surrounding of human, who are both in creators and molders of environment। ये एक और डेफिनेशन है। तो हमने कितनी डेफिनेशन इन्वायरमेंट की पढ़ ली है। आई होप एग्जाम में आप बहुत अच्छे से इन्वायरमेंट की अलग अलग डेफिनेशंस को आप अच्छे से लिख पाएंगे, या फिर एमसीक्यू में आप डिसाइड कर पाएंगे कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। व्हाट वी हैव डन, ये देख सकते हैं। हमने एयर पोल्यूशन कर दिया है। ठीक है। हमने लैंडफिल्स बना दिए हैं। ठीक है। हमने कितना कचरा इधर उधर फैला दिया है। ये हमारी नॉलेज के लिए आप इन सब इमेजेस को देख सकते हैं। दे आर नॉट द सेम। इन्वायरमेंटल स्टडीज, इन्वायरमेंटल साइंस और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इन तीनों में भी बहुत डिफरेंस। स्टडीज, साइंस, इंजीनियरिंग, इन तीनों की डेफिनेशंस पढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज क्या है? इट इज़ अ ब्रॉड इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड विच स्टडी, ये एक पढ़ाई है। इन्वायरमेंटल स्टडी एक पढ़ाई जो हम कर रहे हैं, ये एक पढ़ाई है, ये एक सब्जेक्ट है विच स्टडीज द इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स विद इन्वायरमेंट। ये ह्यूमन बींग्स का जो है इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसकी एक स्टडी है, ठीक है। ये एक सब्जेक्ट है, ये एक स्टडी है उसकी। इन्वायरमेंटल साइंस क्या है? साइंस ये भी एक डिसिप्लिनरी एकेडमिक फील्ड है। ये एक एकेडमिक फील्ड है दैट इंटीग्रेट्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस। ये भी एक एकेडमिक फील्ड है जो इंटीग्रेट करता है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस को टू एड्रेस द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। इसमें हम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं, फिजिकल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, केमिकल और बायोलॉजिकल को। ठीक है जी। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। अब ये इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग क्या चीज़ है? इसमें हम करते हैं एप्लीकेशन। ठीक है जी। इसमें हम करते हैं एप्लीकेशन। प्लीज़ आप याद रखें, इसमें हम एप्लीकेशन करेंगे। किसकी एप्लीकेशन करेंगे? साइंस और इंजीनियरिंग की, साइंस और इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल, उनके असूलों की, ताकि हम क्या कर पाए, हम इम्प्रूव कर पाएँ, हम
हम अपनी ग्रोथ ले पाएँ, हम सोसाइटी में ग्रोथ ला पाएँ, क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट को ठीक है इम्प्रूव कर पाएँ, टू प्रोवाइड हेल्दी लिविंग कंडीशन। हम सोसाइटी में अपनी साइंस की नॉलेज को, हम अपनी साइंस और इंजीनियरिंग के असूलों को जो है साइंस में लागू कर कर एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट सेट कर पाएँ ताकि हम हेल्दी लिविंग कंडीशंस जी पाएँ। आइए अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के कुछ महत्व की बात करते हैं। ये क्यों ज़रूरी है? बेसिक नॉलेज मिलती है इसलिए ज़रूरी है ये डेवलप स्किल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। अगर हमने अच्छी पढ़ाई लिखाई की होगी तब हम आइडेंटिफाई और एनवायरनमेंट की जो समस्या है उनको उनका समाधान बता सकते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजिंग हो रही है, ठीक है, अलार्मिंग रेट स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज, ये एक प्रॉब्लम है। नेचुरल रिसोर्सेज इंडोनमेंट इन अर्थ इज लिमिटेड, ये भी एक प्रॉब्लम है। द मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ एक्सप्लॉइटिंग नेचर आर एडवांस, हम नेचर को, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। द रिसोर्सेज आर ओवर एक्सप्लॉइटेड, ठीक है, एंड लीविंग एंड नो फोरसाइट ऑफ फ्यूचर जनरेशंस, लीविंग रिसोर्सेज टू फ्यूचर, हम फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं छोड़ पा रहे हैं, ठीक है। अब इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का महत्व जानते हैं, ठीक है। पहले हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की, ये इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और एक और हम थोड़े और फ्यू पॉइंट्स डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की इंपॉर्टेंस की। द अर्बन एरिया कपल्ड विद इंडस्ट्री इज मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, ये तो पता ही है। द पोल्यूशन एंड डिग्रेडेड इन्वायरमेंट सीरियसली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। जो पोल्यूशन है हमारी इफेक्ट को हेल्थ कर रहा है, हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। एजुकेशन ट्रेनिंग है आर नीडेड टू सेव, ये तो एकदम सही बात है, एजुकेशन चाहिए बायोडाइवर्सिटी को और जो एक्सटेंट हो रहे हैं एनिमल्स उनको सेव करने के लिए। टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस हमें बना के रखना चाहिए। हमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए ताकि वो इन्वायरमेंट कुदरत को बचाने में अपना पूरा से पूरा सहयोग दे पाएँ। स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का स्कोप देखते हैं। इकोसिस्टम में स्कोप है, बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन में स्कोप है, नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में इसका स्कोप है, उस फील्ड में जाकर और अपना जो है कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इंडस्ट्रीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल जर्नलिस्ट, इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट, ग्रीन एडवोकेसी एंड ग्रीन मार्केटिंग। वाई वी आर स्टडिंग दिस, हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे पहले तो ये पॉइंट है, हमारा एग्जाम है, हमें यूनिवर्सिटी ने एक सब्जेक्ट दिया है तो पढ़ रहे हैं, लेकिन ये तो जोक सपाट है। हम हकीकत में ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं? इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। इसमें क्या आता है? इसमें नेचर आता है, सोसाइटी आती है, कल्चर आता है, ठीक है, इन तीनों का जो मिलाप होता है, ठीक है, वो एक तरह का इन्वायरमेंट है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लॉ, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, हम सारे सब्जेक्ट्स का एक जो क्या कहते हैं इंटरसेक्शन जब इनकी करते हैं, इनको मिलाते हैं तो एक सब्जेक्ट बनता है एनवायरमेंटल स्टडी, जिसमें हम नेचर और अपने सराउंडिंग्स और हमारे ह्यूमन इंटरेक्शंस जो इन्वायरमेंटल और नेचर के साथ है उसके बारे में जानते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंट स्टडी, अब इसका मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर है, ठीक है, वो हम कैसे साबित कर सकते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, ठीक है। मैथमेटिक्स, स्टैटिक, कंप्यूटर साइंस, ये मॉडलिंग में यूज़ होता है एनवायरमेंटल स्टडी के। सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ये टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है एनवायरमेंटल स्टडीज़ में। सोशियोलॉजी, लॉ, एजुकेशन, मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, ये मैनेजमेंट एंड अवेयरनेस सेक्शन आ जाता है। ये चीज़ें जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की मैनेजमेंट अवेयरनेस सेक्शन में आती हैं। लाइफ साइंसेज और फिजिकल साइंसेज, ये इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का एक बेसिक एंड अप्लाइड स्टडी है उसके अंदर। चलिए अब जानते हैं टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, कितने तरह के इन्वायरमेंट होते हैं। सबसे पहले है नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट कौन सा है? कंपोनेंट जैसे हवा, पानी, सॉइल, लैंड, फॉरेस्ट, ये हमारे कंपोनेंट्स हैं नेचुरल इन्वायरमेंट के। एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट, ये हमने वर्ड याद रखना है, एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है जी। इसमें क्या आता है? इसमें हम अल्ट्रेशन करते हैं, हम मॉडिफाई करते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट को टू सर्व स्पेसिफिक यूज, कुछ इस्तेमाल करने के लिए। जो इंसान है, बाय ह्यूमन बीइंग, इंसान है, वो नेचुरल इन्वायरमेंट में कुछ छेड़छाड़ करता है, उसको कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट। एग्जाम्पल, एग्रीकल्चरल फील्ड इज एन एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट। हम खेती करते हैं, खेती काफ़ी यूजफुल है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो एक एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट जो इंसान ने बनाया है। उसी तरह गार्डन्स, हमें गार्डन्स में जाना अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा नेचर होता है, वो भी एक नेचर को आल्टर करके इंसान ने गार्डन बनाए हैं, जू बनाए हैं, एक एक्वाकल्चर फार्म्स बनाए हैं। टाइप्स पढ़ ली नेचुरल और
एंथ्रोपोजेनिक। अब धरती के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। स्फीयर्स ऑफ अर्थ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली आती है लिथोस्फीयर यानी कि लैंड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिथोस्फीयर पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है क्रस्ट, फिर आता है मेंटल, फिर आता है द आउटर कोर, फिर आता है द इनर कोर। ये देख सकते हैं, ये है क्रस्ट, ठीक है, ये है मेंटल, फिर आउटर कोर आता है। ये पार्ट आउटर कोर हो गया, ये पार्ट हमारा इनर कोर हो गया, जहाँ पर अभी भी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। डिवीजन ऑफ सॉलिड मास। सॉलिड मास की क्या डिवीजन, थोड़ी सी रॉक्स के बारे में भी नॉलेज ले लेते हैं। जो 3 तरह की रॉक्स होती हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। इग्नियस बनती है लावा की सॉलिडिफिकेशन से। लावा जब जम जाता है तो इग्नियस बनती है। हार्ड होती है लेकिन लेयर नहीं होती इसमें। सेडिमेंट्री क्या होती है, जब बनती है फॉर्म्स फ्रॉम सेडिमेंट कॉम्पैक्शन, क्रम्बी होती है, लेयर्ड होती है। मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनती है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अदर रॉक से बनती है, रिलेटिवली हार्ड होती हैं, मे और मे नॉट हैव लेयर्स। ओके। डिवीजन ऑफ सॉलिड मास, हमने सॉलिड मास पढ़ लिया है। 3 प्रकार की हमारी रॉक्स होती हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। स्फीयर ऑफ अर्थ में और रिसर्च करते हैं। लिथोस्फीयर हमने पढ़ लिया है। उसके बाद आता है हाइड्रोस्फीयर। ये 3 तरह के स्फीयर्स याद रखने हैं, लैंड, वाटर, एयर, जमीन, पानी, हवा। हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर के बारे में अब जान सकते हैं। यहाँ पर लिखा है हाइड्रोस्फीयर में क्या आते हैं, ग्लेशियर्स, लेक्स, ओशन, सी, क्योंकि हाइड्रोस्फीयर वाटर के रिलेटेड है, ठीक है जी। ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर्स। एटमोस्फियर में सबसे पहले पैटर्न याद होना चाहिए। सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। आइए अर्थ की स्फीयर के हाइड्रोस्फीयर के बारे में थोड़ा डीप जानते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल गैसेस, सभी तरह की गैसेस इसमें होती हैं। लिक्विड और सॉलिड वाटर इसमें होता है। सरफेस वाटर बॉडीज, रिवर, स्ट्रीम्स, लेक्स, ओशन एंड वाटर वेपर। आपको बताकर मैं अभी हटाऊं, इसमें होता है रिवर, स्ट्रीम, लेक्स होते हैं। सॉलिड सरफेस में होते हैं हमारे ग्लेशियर, आइसबर्ग, आइस कैप, यानी कि वाटर से बने, पानी से बने, पानी से रिलेटेड हम हाइड्रोस्फीयर के बारे में जानते हैं। हाइड्रोस्फीयर गवर्न्ड बाय वाटर साइकिल, ठीक है। थोड़ी सी इमेज रिप्रेजेंटेशन देखिए। वाटर ऑन अर्थ, पूरी दुनिया के पानी में से, ऑल वाटर में से 97% खारा पानी है, नमकीन पानी है। 3% ही फ्रेश वाटर है, 3% ही फ्रेश वाटर। और उस फ्रेश वाटर में से आइस कैप एंड ग्लेशियर हैं 68.7%, ग्राउंड वाटर है 30.1%, और अदर 0.9% है अदर। सरफेस वाटर है 0.30%। और अब उस सरफेस वाटर में से लेक्स हैं 87%, ठीक है जी। लेक्स 87%, स्वैम्प्स हैं 11%, रिवर्स हैं 2%। तो देखिए कितनी क्लासिफिकेशन हो गई है। मोस्टली ओशंस का 97% पानी है, देख सकते हैं आप। अब बात करते हैं हवा के बारे में। एटमॉस्फेयर यानी कि एयर। थोड़ी सी ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। नाइट्रोजन है 78.8%, 79% मोटा मोटा मान सकते हैं। ऑक्सीजन 20.95, 21% मोटा मोटा मान लीजिए। अदर गैसेज 1%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.039%, आर्गन 0.93%। ट्रेस गैसेज कौन सी हैं, थोड़ी सी याद रखनी जरूरी है। क्रिप्टन ट्रेस गैस है, नियोन है एक ट्रेस गैस, हीलियम है एक ट्रेस गैस, जेनॉन है एक ट्रेस गैस। अब ये डिवीजन ऑफ एटमॉस्फेयर आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है जी। तो एक इसमें से चीज़ देखिए, ट्रोपोस्फियर में जहाज और एयर बलून उड़ते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है भी, ओजोन लेयर किस में होती है। अब ये तो ट्रोपोस्फियर हो गई, ये तो ओजोन लेयर होती है स्ट्रेटोस्फियर पे। आगे पढ़ेंगे। ट्रोपोस्फियर 18 से 20 किलोमीटर हाइट पे है। 6 किलोमीटर हाइट है पोल से। पोल से यहाँ से 6 किलोमीटर है। यहाँ से कहीं देखेंगे तो यहाँ से थोड़ी दूर पड़ जाती है। स्ट्रेटोस्फियर 20 से 50 किलोमीटर है। मेसोस्फियर 50 से 85 किलोमीटर दूर है।
थर्मोस्फीयर 85 to 600 किलोमीटर, 600 से 10,000 किलोमीटर दूर है एक्सोस्फीयर। स्फीयर ऑफ अर्थ के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। और एक और तरह का स्फीयर होता है हमारा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में आते हैं लिविंग थिंग्स। अब ये फोर्थ कैटेगरी आ गई, ठीक है। सबसे पहली कैटेगरी हमने कौन सी पढ़ी थी, थोड़ा सा करते हैं। सबसे पहला था लिथोस्फीयर, फिर हाइड्रोस्फीयर, फिर एटमोस्फीयर, ठीक है जी। सबसे पहला था हमारा लिथोस्फीयर, फिर दूसरा आया था हमारा हाइड्रोस्फीयर, तीसरा हमारा कौन सा था, एटमोस्फीयर। तीसरा हमारा था एटमोस्फीयर। अब चौथा हमारा आ गया है बायोस्फीयर। इनमें क्या, लिथोस्फीयर यानी कि लैंड, हाइड्रोस्फीयर था यानी कि वाटर पानी, एटमोस्फीयर था यानी कि एयर, बायोस्फीयर है यानी लिविंग थिंग्स। बायोस्फीयर यानी कि लिविंग थिंग्स। अब ये क्या इंटरेक्शन है बायोटिक रीजन और एबायोटिक रीजन्स की, ठीक है जी। और इसका मेन जो बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर इन तीनों चीज़ों को मिला के हमारा बायोस्फीयर बनता है। एटमोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर से लिथोस्फीयर, इन तीनों का जो चक्कर बनता है, उस पूरे प्रोसेस, उस पूरे एक इकोस्फीयर को हम कहते हैं बायोस्फीयर। तो मैंने ये 4 पॉइंट्स आपको याद कराए हैं, और जो बायोस्फीयर है इन तीनों को मिलाकर हमारा बायोस्फीयर बनता है। ये चीज़ें हमने याद रखनी है। अब सस्टेनेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी? सोशल गोल फॉर पीपल टू कोएग्जिस्ट ऑन अर्थ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक सोशल गोल है लोगों का, ताकि वो अर्थ पर कोएग्जिस्ट कर पाए लंबे समय के लिए। ये पीपल है, ये प्लेनेट है, ये प्रॉफिट है। इन तीनों का एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन है, तो हमें उसके बारे में डीप आगे पढ़ना है। सस्टेनेबिलिटी की परिभाषा क्या है? सबसे पहले उसकी प्रॉपर डेफिनेशन जानते हैं। मीटिंग द नीड्स, ज़रूरतें से मिलना, किसकी ज़रूरतें, ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट इट। हमें आज की ज़रूरतों को ऐसे पूरा करना है ताकि हम कॉम्प्रोमाइज़ ना कर पाएँ, जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड्स को, ठीक है ना। तो ये थी हमारी सस्टेनेबिलिटी की परिभाषा। सस्टेनेबिलिटी क्या होता है एक बार दोबारा से समझते हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एनहांसमेंट है, उसमें क्या क्या चीज़ आती है, इन्वायरमेंट की रक्षा करना आता है, सोशली प्रोग्रेस करना आता है, देश की इकोनॉमी को बढ़ाना या खुद की इकोनॉमी को बढ़ाना, मतलब इकोनॉमिकली डेवलप होना। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर बनता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 3 पिलर्स क्या है सस्टेनेबल, ठीक है। 3 पिलर्स जानते हैं सस्टेनेबिलिटी के। सस्टेनेबल से अनसस्टेनेबल से सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे जा सकते हैं हम? सबसे पहले ये कुछ सवाल हैं जो मन में आ सकते हैं। डज इट प्रोटेक्ट अवर बायोडाइवर्सिटी, डज इट प्रिवेंट सॉइल इरोशन, डज इट स्लो डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ, डज इट इंक्रीज फॉरेस्ट। ये सवाल के जवाब आगे मिलते जाएंगे। द की एस्पेक्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? इंटरजनरेशनल इक्विटी, मिनिमाइज एनी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन रिसोर्स एंड एनवायरनमेंट, स्टॉप ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज को ज़्यादा नहीं एक्सप्लॉयट करना है, वेस्ट को रिड्यूस करना है। इंट्रा जनरेशनल एक्विटी, मिनिमाइज वेल्थ गैप बिटवीन नेशंस में हमें हमारे देश को ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। टेक्नोलॉजी शुड एड्रेस द प्रॉपर प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज में जो प्रॉब्लम आ रही है वो टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से सॉल्व करनी चाहिए, बीच में नहीं छोड़नी चाहिए ताकि कोई और प्रॉब्लम उससे जनरेट हो। प्रोड्यूसिंग ड्रॉट टॉलरेंट वैराइटीज फॉर अनसर्टेन क्लाइमेट की जो चेंजेस हैं उसका भी ध्यान रखना चाहिए। वैक्सीन फॉर इन्फेक्शियस डिजीज, जैसे हाल ही में कोरोना वायरस आया था, उसके लिए काफ़ी मिसमैनेजमेंट हुई थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए, वैक्सीन रखनी चाहिए। क्लीन फ्यूल्स फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज, इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक यूज़ के लिए क्लीन फ्यूल्स हम आने वाली फ्यूचर जनरेशन और हमारे लिए भी बहुत ही सावधानी से हमें यूज़ करना चाहिए और उनकी
अवेलेबिलिटी भी रखनी चाहिए। कैरिंग कैपेसिटी, maximum population size of the species that the environment can sustain indefinitely. Carrying capacity has two basic concept, ठीक है ना। कैरिंग कैपेसिटी के दो बेसिक कंसेप्ट है। स्पोर्टिंग कैपेसिटी होता है उसमें एक, एसिमिलेटिव कैपेसिटी होता है उसमें एक। द कैपेसिटी टू रीजनरेट, ये होता है द कैपेसिटी टू टॉलरेट डिफरेंट स्ट्रेस। ये डेफिनेशंस आपने थोड़ी सी इनकी बातें याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेजर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अब हम कौन से ऐसे मेजर्स यानी कदम उठा सकते हैं। हम मेजर्स के बारे में बात करते हैं। हम टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। अप्रोच यूज़ कर सकते हैं नहीं, हमें करनी चाहिए। इन्वायरमेंटल एजुकेशन, प्रोमोटिंग इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस। रिसोर्स यूटिलाइजेशन एज पर कैरिंग कैपेसिटी, implementing effective planning for population control, less dependence on natural resources, नेचुरल रिसोर्सेज पर कम डिपेंडेंसी दिखानी चाहिए। अगर हम हर रोज़ गाड़ी से ट्रैवल करते हैं तो हमें कार पूलिंग करनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट करना चाहिए ताकि फ्यूल लेस बर्न हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू प्रोसेस एंड पाथवे टू अचीव सस्टेनेबिलिटी, ये कुछ उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एजेंडेज हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। अब हमें मेन जो पॉइंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये हमें थोड़े से याद रखने हैं, इसके ऊपर एमसीक्यूज आ जाते हैं। सबसे टोटल हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, इसके हमें 17 के थोड़े मेन जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो याद रखने हैं, एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। ये है हमारा इम्पोर्टेंट, ये हमारा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। पहला हमारा आता है नो पॉवर्टी, मतलब कि पॉवर्टी ख़त्म करनी है, गरीबी ख़त्म करनी है हर जगह। दूसरा आता है ज़ीरो हंगर, एंड हंगर, जो गरीब हैं जो भूखे रहते हैं, ठीक है, फूड की सिक्योरिटी, इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिशन, इसका ध्यान रखना है। सेकंड आता है हमारा ज़ीरो हंगर, ज़ीरो हंगर। थर्ड है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, गुड हेल्थ एंड वेलबींग इंश्योर करना है जो लोग रह रहे हैं वो अच्छी हेल्थ के हैं, वो अच्छी हेल्थ प्रमोट कर रहे हैं सारी उम्र के लोगों से। थर्ड है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है, थर्ड भी डन। फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन, क्या हमें क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, और क्या अगर हमें मिल रही है तो हम आगे उसको क्वालिटी एजुकेशन को कंटिन्यू रख पा रहे हैं, प्रमोट कर पा रहे हैं। उसी तरह जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी हमें अचीव करनी है, हमें एम्पावर करना है वुमेन्स और गर्ल्स को भी। सिक्स्थ है क्लीन वाटर सैनिटेशन, हमें इंश्योर करना है पानी हमें साफ मिल रहा है और हर जगह सैनिटेशन है। सेवन्थ है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, हमें चाहिए और आगे भी मेंटेन रखनी है। एट्थ है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, हमें डिसेंट वर्क चूज करना है और उस डिसेंट वर्क से हमें इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे लेकर आनी है उसके पूरे मॉडल पे काम करना है। नाइन्थ है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा चाहिए ताकि हम ग्रोथ ले पाएँ, ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएँ, ताकि अगर डिमांड आगे जाकर बढ़ भी जाए तो हम उतने कैपेबल हों कि हम नीड्स को पूरा कर सकें लोगों की। नाइन्थ हो गया। टेंथ है रिड्यूस इनइक्वालिटीज, हमें इनइक्वालिटी नहीं रखनी अपने और अपने साथ वाले कंट्रीज के साथ। 11th पॉइंट है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, हमें सिटीज को सेफ और रहने लायक बनाना है। 12th है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, जो भी चीज़ बना रहे हैं वो वेस्ट ना हो, लाइक फूड वेस्ट नहीं करना है, जितना प्रोड्यूस हो रहा है उतनी कंजप्शन भी चाहिए। क्लाइमेट एक्शन, टेक अर्जेंट एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज, अगर क्लाइमेट तूफान या कोई भी नेचुरल डिजास्टर या क्लाइमेट के ऐसा कोई कहर बरसता है तो हमें ध्यान रखना है और लोगों की हेल्प करनी है। क्लाइमेट एक्शन हमें एकदम लेना है ऑन द, अगर उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ रहा है तो हमें सडन जो है एक्शंस लेने हैं और उसके सेट ऑफ रूल्स बनाए कैसे एक्शन लेना है। प्रॉपर अवेयरनेस फैलानी है अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर भी अक्कर करता है। लाइफ बिलो वाटर, हमें लाइफ बिलो वाटर यानी ओशन सीज में जो हमारे क्रिएचर्स रह रहे हैं उनकी जो प्रिजर्वेटिवनेस का भी ध्यान रखना है, उनको एक्सटेंड नहीं होने देना है, उनके लिए भी अर्थ एक सेफ जगह बनानी है रहने के लिए।
15 पॉइंट है लाइफ ऑन लैंड, सस्टेनेबल फॉरेस्ट कम्पैक्टेड, हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करनी है, हमें बायोडाइवर्सिटी का लॉस नहीं चाहिए, हमें ग्रोथ चाहिए। 16 पॉइंट है पीस जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, हमें अन्याय के साथ भी काम करना है। अगर किसी के साथ इनजस्टिस हुई है तो उसको जस्टिस कैसे दिलानी है, हमें पीसफुलनेस को प्रमोट करना है। 17 पॉइंट है पार्टनरशिप्स फॉर द गोल, हमें दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी पार्टनरशिप करनी है ताकि हम एक अच्छा वर्ल्ड बना सकें, नॉट ओनली हमारी कंट्री एक प्रॉपर अच्छा वर्ल्ड बना सकें और आगे ग्रोथ की तरफ जा सकें। अब हम थोड़ा सा इतना यहाँ पर हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट हमने यूनिट 1 के ऑल बेसिक टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए अब हम जानते हैं हाउ आर कंट्री परफॉर्मिंग। आइए देखते हैं, ये डैशबोर्ड है, यहाँ पर आप जाके खुद भी चेक कर सकते हैं भी कंट्रीज हमारा एसडीजी इंडेक्स में कैसा कैसा स्कोर कर रही हैं। देखिए सबसे 1 पर चल रही है फिनलैंड कंट्री, उसका स्कोर है 87.02। इसका मतलब ये है जो फिनलैंड कंट्री है वो ये सारे रूल्स बहुत ही अच्छे से फॉलो कर रही है और इम्प्लीमेंट भी कर रही है। पहले फिनलैंड है, फिर स्वीडन है, फिर डेनमार्क है। आपके मन में सवाल हो कि हमारा इंडिया का कितना स्कोर है और वो कौन से नंबर पे है, ये जानते हैं। हमारा इंडिया है 99th नंबर पे। देखिए हम काफ़ी पीछे हैं, 66.95 स्कोर है, काफ़ी लो स्कोर है। और हमने इस वीडियो के प्रोस्पेक्टिव से मैंने यही एजुकेशन जो है आगे फॉरवर्ड करना चाहता हूँ कि हम भी SDGs ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इंडिविजुअली सबसे पहले इंडिविजुअली फॉलो करें, ताकि अगर हम इंडिविजुअली फॉलो करेंगे तभी तो सोसाइटी में, अगर हम इंडिविजुअली शुरू करेंगे तो तभी सब अगर इंडिविजुअली शुरू करेंगे तो अभी एक साथ ग्रोथ आएगी। तो आइए हम अपने दुश्मन मुल्क यानी कि पाकिस्तान, सॉरी इट वाज जस्ट अ जोक, अब हम पाकिस्तान का देखते हैं उनका स्कोर कैसा है। उनका स्कोर है 56.97। पाकिस्तान हमसे भी पीछे है, लेकिन हम चाहते हैं पूरा वर्ल्ड एक साथ आगे डेवलपमेंट करे, ठीक है जी। और बांग्लादेश का है 63.88। ये हमारे नेबर कंट्रीज का SDGI स्कोर मैंने आपको बताया। श्रीलंका का है 67.2। देखिए श्रीलंका 93 पे हमसे थोड़ा सा आगे है। अब रैंकिंग्स नेपाल की 85, नेपाल भी काफ़ी अच्छी रैंकिंग है 68.58। तो ये सब आप देख सकते हैं, ये इंडिया की रैंकिंग्स है, 99 पे रैंक करता है। और ये उसके आप देख सकते हैं कौन सी नीचे से रीड कर इसके ऊपर अब ज़्यादा हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, तो ये आप खुद रीड कर सकते हैं, मैंने दिखा दिया स्क्रीनशॉट लेके, अभी इसके ऊपर और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। अब लास्ट प्रॉब्लम्स ऑफ सस्टेनेबल, इसकी कुछ जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। डिसएग्रीमेंट बिटवीन स्टेक होल्डर, अलग अलग कम्युनिटीज़ कुछ SDGs को मानने से मना कर सकती हैं, अनसर्टेनिटी आ सकती है, ग्लोबल में इन्वायरमेंटल इश्यूज कोई आ सकते हैं, किसी और कंट्री ने जनरेट किया लेकिन इफेक्ट सबको हो सकता है। कंजप्शन लाइफस्टाइल चेंज करना आम लोगों के लिए काफ़ी एक क्या कहते हैं डिफिकल्टी आ सकती है फ्यूचर में। आर्ग्यूमेंट ओवर कॉज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग आगे जाकर कुछ पर्सनस की और कुछ कम्युनिटीज़ की वजह से बढ़ सकता है, जिससे सबको जो है सब इफेक्ट हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते रहें। खुश रहें। थैंक यू माय डियर LPU फ्रेंड्स।